नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय राजनीतिक दल को गहराई से समझेंगे। नमस्कार। हमारे सामने एनसीईआरटी पर आधारित कुछ विजुअल नोट्स हैं। हमारा उद्देश्य इन नोट्स में दिए गए हर एक बिंदु को, हर एक तथ्य को क्रम से पढ़ना है और उसे आसान भाषा में समझना है। हाँ, ताकि परीक्षा की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स एकदम साफ हो जाएं। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला स्लाइड हमें अध्याय का परिचय देता है। भाग 4 राजनीतिक दल, और इसका एक उपशीर्षक भी है, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स की एक संपूर्ण विजुअल गाइड। ठीक है। हाँ, अब हम दूसरे स्लाइड पर आते हैं। यहाँ सबसे पहला सवाल है, राजनीतिक दल क्या है? परिभाषा दी गई है, राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। हाँ, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक ग्रुप है। एक संगठित ग्रुप। हाँ, एक संगठित ग्रुप जिनका मुख्य लक्ष्य होता है चुनाव लड़कर जीतना और फिर सरकार बनाना। आगे एक और जरूरी बात लिखी है सामूहिक हित के बारे में। ये कहती है, यह समूह समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है। बिल्कुल। यानी ये दल सिर्फ सत्ता के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि वो ये भी बताते हैं कि समाज की भलाई के लिए उनकी क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं, और जिन्हें वो सरकार में आने के बाद लागू करना चाहते हैं। सही बात है। अब स्लाइड में राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्सों के बारे में भी बताया गया है। पहला है नेता यानी लीडर, दूसरा सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर्स, और तीसरा अनुयायी या समर्थक जिन्हें हम फॉलोअर्स या सपोर्टर्स कहते हैं। और इसको समझाने के लिए यहाँ चित्र में एक पिरामिड भी दिखाया गया है। ये बड़ा अच्छा है। हाँ, ये संरचना को अच्छे से समझाता है। बिल्कुल। सबसे ऊपर पिरामिड की चोटी पर नेता हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी के बड़े फैसले लेते हैं। ठीक है। फिर बीच के हिस्से में आते हैं सक्रिय सदस्य। ये वो लोग हैं जो पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जैसे कि प्रचार करना या बैठकें आयोजित करना। और सबसे नीचे? और सबसे नीचे जो पिरामिड का सबसे बड़ा आधार है, वो है अनुयायी। ये हम जैसे आम लोग होते हैं जो पार्टी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और चुनाव में उन्हें अपना वोट देते हैं। चलिए, अब अगला स्लाइड हमें बताता है राजनीतिक दल के जरूरी काम। यहाँ बीच में संसद भवन का एक चित्र है और इसके चारों ओर 7 मुख्य काम बताए गए हैं। जी, तो हम एक एक करके ने देखते हैं। पहला काम 1, चुनाव लड़ना। दल अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी अपने सदस्यों में से कुछ लोगों को चुनती है जिन्हें हम उम्मीदवार कहते हैं और उन्हें चुनाव में खड़ा कर देती है। ठीक है। दूसरा काम 2, नीतियां व कार्यक्रम बनाना। अलग अलग नीतियों को जनता के सामने रखते हैं ताकि मतदाता अपनी पसंद चुन सकें। हाँ, मतलब हर पार्टी देश को चलाने के लिए अपना एक प्लान बनाती है, एक तरह का घोषणा पत्र, और उसे जनता को बताती है, और फिर मतदाता उसी के आधार पर तय करते हैं कि किसे वोट देना है। बिल्कुल। 3, कानून निर्माण। देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो जब कोई पार्टी सरकार में होती है तो संसद में जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उसमें उसके सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सही। चौथा काम 4, सरकार बनाना व चलाना। चुनाव जीतकर नेता सरकार बनाते हैं और पार्टी के सिद्धांतों के अनुसार देश चलाते हैं। हाँ, ये तो सीधा है। जो पार्टी चुनाव जीतती है वही सरकार बनाती है, और फिर अपनी पार्टी की जो विचारधारा है और जो वादे किए हैं उसके हिसाब से देश का शासन चलाती है। अब आता है 5वां काम। 5, विपक्ष की भूमिका। चुनाव हारने वाले दल सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करके विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। ये बहुत जरूरी है। जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं वो विपक्ष में बैठती हैं। उनका काम होता है सरकार पर नजर रखना, और अगर सरकार कोई गलत फैसला लेती है तो उसकी आलोचना करना। बिल्कुल, उसे रोकना, सवाल पूछना। 6, जनमत का निर्माण। महत्वपूर्ण मुद्दे उठाकर और उन पर बहस करके जनता की राय बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि पार्टियां देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें जनता के बीच ले जाती हैं, उन पर चर्चा करती हैं, जिससे उन मुद्दों पर लोगों की एक राय बनती है। हाँ, और 7वां काम 7, सरकारी योजनाओं तक पहुंच। दल ही सरकारी मशीनरी और कल्याणकारी योजनाओं तक आम नागरिक की पहुंच बनाते हैं। ये भी बहुत अहम है। अक्सर आम लोगों के लिए सरकारी दफ्तरों तक पहुंचना मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे में जो स्थानीय पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, वो उनकी मदद करते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है।
इस स्लाइड में दो बहुत दिलचस्प चित्र हैं। पहले चित्र में एक रथ है जिस पर सरकार लिखा है और उसे कुछ लोग एक टीम की तरह मिलकर एक ही दिशा में खींच रहे हैं। हाँ। और दूसरे चित्र में वही रथ है लेकिन उसे अलग-अलग लोग अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं, जिससे वो रथ टूटने की कगार पर है। ये चित्र ही सब कुछ कह देता है। बिल्कुल। नीचे लिखा है अगर दल न हो तो क्या होगा। पहला पॉइंट है सभी उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, यानी हर कोई अकेला चुनाव लड़ेगा। दूसरा, कोई भी बड़े नीतिगत बदलावों के बारे में चुनावी वादे नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई टीम ही नहीं होगी जो मिलकर देश के लिए कोई बड़ी योजना बना सके। तीसरा, सरकार तो बन जाएगी पर उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। हाँ, क्योंकि सब अपनी अपनी सोच के होंगे तो सरकार स्थिर नहीं रहेगी। और आखिरी पॉइंट, कोई भी देश कैसे चले इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यही सबसे जरूरी बात है। अगर देश चलाने में कोई गलती होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा, सब एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे। बिल्कुल। और अंत में निष्कर्ष दिया गया है, प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य शर्त है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस लोकतंत्र में हम जनता के प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उस सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत ही जरूरी है। वो व्यवस्था को एक स्थिरता और एक दिशा देते हैं। बिल्कुल। अगला विषय है कितने राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था के प्रकार। यहाँ 3 प्रकार बताए गए हैं। जी। पहला, एक दलीय व्यवस्था। सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति होती है। यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं माना जाता। उदाहरण, चीन कम्युनिस्ट पार्टी। जैसा कि चित्र में भी दिख रहा है कि एक ही नेता मंच पे खड़ा है, बाकी सब बस सुन रहे हैं। इस व्यवस्था में मतलब लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं होती, कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं, सिर्फ एक पार्टी का राज होता है। इसलिए इसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। दूसरा है द्विदलीय व्यवस्था। सत्ता मुख्य रूप से 2 दलों के बीच ही बदलती रहती है। उदाहरण, अमेरिका और ब्रिटेन। यहां चित्र में 2 नेता हाथ मिला रहे हैं। इसका मतलब है कि मुख्य मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच होता है। सरकार आमतौर पर इन्हीं दोनों में से किसी एक की बनती है। और तीसरा, बहुदलीय व्यवस्था। अनेक दल सत्ता के लिए होड़ में होते हैं। सरकार बनाने के लिए दल गठबंधन यानी कोएलिशन भी बना सकते हैं। उदाहरण, भारत। बिल्कुल, यहां चित्र में कई लोग मिलकर एक पहेली यानी पजल को जोड़ रहे हैं जो गठबंधन को दिखाता है। हाँ, ये अच्छा है। इस व्यवस्था में बहुत सी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। तो फिर कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं जिसे हम गठबंधन सरकार कहते हैं, और भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चलिए, अब हम जानेंगे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल मान्यता के नियम। अच्छा, लिखा है चुनाव आयोग ने दलों को मान्यता देने के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। हाँ, यहाँ एक फ्लोचार्ट के माध्यम से समझाया गया है कि चुनाव आयोग पार्टियों को 2 स्तरों पर मान्यता देता है। एक है राज्य स्तरीय दल और दूसरा है राष्ट्रीय दल। तो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता के लिए क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है, अगर कोई पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% या अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है। यानी किसी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी बनने के लिए उस राज्य के चुनाव में कम से कम 6% वोट और साथ ही कम से कम 2 सीटें जीतना जरूरी है। अब देखते हैं राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता की शर्तें। पहली है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 6% हासिल करता है। तो यहाँ 2 विकल्प हैं। हाँ, और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए शर्तें थोड़ी बड़ी हैं। पार्टी को या तो पूरे देश के लोकसभा चुनाव में 6% वोट मिले या फिर 4 अलग-अलग राज्यों के विधानसभा चुनावों में 6% वोट मिले। और इसके साथ ये जरूरी है कि उसे लोकसभा में कम से कम 4 सीटें भी जीतनी होंगी। एक महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है। 2023 की सूचना के अनुसार भारत में 6 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। अच्छा, तो अब हम इन 6 दलों के बारे में जानेंगे। जी, स्लाइड का शीर्षक है भारत के राष्ट्रीय दल भाग 1। पहला है आम आदमी पार्टी आप। गठन 2012। विचारधारा स्वच्छ प्रशासन, पारदर्शिता और सुशासन। मुख्य प्रभाव दिल्ली और पंजाब। दूसरा बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। गठन
1984 काशीराम के नेतृत्व में विचारधारा बहुजन समाज यानी दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक हितों का प्रतिनिधित्व। मुख्य प्रभाव उत्तर प्रदेश जी। और तीसरा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। गठन 1980 विचारधारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, समग्र मानवतावाद, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जे के खिलाफ। मुख्य प्रभाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेतृत्व। तो ये स्लाइड हमें 3 पार्टियों के चुनाव चिन्ह झाड़ू, हाथी और कमल के साथ उनकी स्थापना, विचारधारा और उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों की एक संक्षिप्त जानकारी देती है। बिल्कुल। अब भारत के राष्ट्रीय दल भाग 2 पर आते हैं। हाँ। चौथी पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, CPI -M। स्थापना 1964। विचारधारा मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक। मुख्य प्रभाव पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा। ठीक है। 5वीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। हाँ। गठन 1885। विचारधारा मध्यम मार्गी, धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के हितों को मुख्य एजेंडा बनाया। मुख्य प्रभाव 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA का नेतृत्व किया। सबसे पुरानी पार्टी। हाँ। और छठी नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। गठन 2013। विशेषता पूर्वोत्तर भारत से राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाली पहली पार्टी। मुख्य प्रभाव मेघालय। तो इस स्लाइड में बाकी 3 राष्ट्रीय दलों की जानकारी दी गई है, जिनके चिन्ह हथौड़ा, हंसिया सितारा, हाथ का पंजा और किताब हैं। और ये बात ध्यान रखना बड़ा दिलचस्प है कि NPP पूर्वोत्तर से पहली राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। बिल्कुल। अब ये स्लाइड चैप्टर से महत्वपूर्ण तथ्य और बॉक्स पर केंद्रित है। पहला है परिभाषा। शासक दल, जिस दल का शासन हो यानी जिसकी सरकार हो। ये तो सरल है, जो पार्टी सत्ता में है वही शासक दल। एक रोचक तथ्य भी है। दीवार लेखन। चुनाव आयोग ने अब इस पर रोक लगा दी है। पहले यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका माना जाता था। हाँ, चुनावों के दौरान दीवारों पर नारे लिखना पहले बहुत आम था, लेकिन अब चुनाव को साफ सुथरा रखने के लिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। एक सर्वेक्षण का भी जिक्र है, दलों में जन भागीदारी। दक्षिण एशिया में जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती, लेकिन खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान जैसे विकसित देशों से भी ज्यादा है। ये तो एक विरोधाभासी बात हो गई। हाँ। आगे लिखा है, पिछले 3 दशकों में भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता बढ़ी है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भले ही लोग पार्टियों पर पूरी तरह भरोसा ना करते हों, लेकिन भारत में पार्टी का सदस्य बनने वालों की संख्या कई विकसित देशों से ज्यादा है और ये संख्या लगातार बढ़ भी रही है। अब हमारी चर्चा के अंतिम स्लाइड का शीर्षक है राजनीतिक दलों के लिए एक प्रमुख चुनौती, आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ एक चित्र है जिसमें एक नेता स्पॉटलाइट में है और नीचे एक बड़ी पहचानी न जा सकने वाली भीड़ है। बिल्कुल। इसके बारे में लिखा है, यह एक आम प्रवृत्ति है कि पार्टी के अंदर सारी ताकत एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। यही राजनीतिक दलों की एक बहुत बड़ी कमी है। अक्सर पार्टियों में सारे फैसले सिर्फ ऊपर के कुछ बड़े नेता ही ले लेते हैं। और इससे क्या होता है? लिखा है, इससे पार्टी के भीतर सदस्यों की आवाज सुनी नहीं जाती और लोकतंत्र कमजोर होता है। आम कार्यकर्ताओं की राय या उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। इससे पार्टी के अंदर ही वो जो लोकतंत्र की भावना है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश आखिर में लिखा है। यह अध्याय सिखाता है कि लोकतंत्र के लिए दल जरूरी हैं, पर उन्हें खुद भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। यही इस पूरे अध्याय का सार है। लोकतंत्र को चलाने के लिए पार्टियां जरूरी तो हैं, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है कि ये पार्टियां खुद अपने अंदर भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करें। आज हमने राजनीतिक दलों से जुड़े हर पहलू को क्रम से समझा, उनकी परिभाषा और संरचना से लेकर उनके काम, उनकी जरूरतें और उनके सामने मौजूद चुनौतियों तक। हाँ, हमने देखा कि लोकतंत्र के लिए दल अनिवार्य हैं, लेकिन उनका खुद लोकतांत्रिक होना भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल। और यहीं पर हम सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम जानते हैं कि दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी एक बड़ी चुनौती है,
तो सोचने वाली बात यह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं बहुत अच्छा सवाल है। ताकि राजनीतिक दल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी सही मायनों में लोकतांत्रिक बने। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।